Beat Tice your Zuer at the beginning and get 10 times feedback। अध्याय 491 गू कबीले का कबीला चिन्ह। ज़ियाओज़े ने अपनी उंगलियां मोड़ी और जुनर की नाजुक नाक को हल्के से खुरचा। ठीक है, उठने का समय हो गया है। तुम पूरी रात मेरे साथ रही हो और मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया है। जुनर ने ज़ियाओज़े को अपनी आंखों से एक सुंदर रोल दिया, जैसे कि उसका वजन 1000 पाउंड हो। लेकिन वह जल्दी से उठी और ज़ियाओज़े की मदद की, जिस कंधे पर वह झुकी हुई थी, उसे मालिश करके और उसके झुर्रीदार कपड़ों को सीधा करके। ज़ियाओज़े ने जुनर का ठंडा, चिकना हाथ लिया और उसे महल के सामने ले गया। उन्होंने पाया कि लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल और किंगलिन पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जुनर ने धीरे से अपना गला साफ किया और अपने कपड़े ठीक किए। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक बर्फ सफ़ेद, मजबूत गेंडा तेजी से दूर से उड़कर आया। एक हल्के कदम के साथ जुनर गेंडे की चौड़ी पीठ पर शान से उतरी। ज़ियाओज़े ने भी उसका अनुसरण किया और उसके बगल में दिखाई दिया। समूह ने गेंडे पर सवार होकर इमारतों के विशाल परिसर की ओर प्रस्थान किया। गेंडा तेजी से उड़ा और कुछ ही मिनटों में वे परिसर के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए। जुनर के मार्गदर्शन में गेंडा धीरे धीरे नीचे उतरा। गेंडा पहले से ही एक दुर्लभ दृश्य था और जुनर के साथ यात्रा करना उन्हें और भी अधिक आकर्षक बनाता था। दूसरों की निगाहों को अनदेखा करते हुए जुनर ने ज़ियाओज़ी और अन्य लोगों को एक प्राचीन चौक की ओर ले गया। बड़े चौक में एक प्राचीन आभा थी और यह काले बख्तरबंद काले निगल सैनिकों की पंक्तियों से घिरा हुआ था। ये सैनिक हाथ में लंबे भले लिए सीधे खड़े थे, उनकी तीखी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं। जब उनकी नज़र ज़ियाओज़ी पर पड़ी तो उनकी आंखों में एक जटिल भाव चमक उठा, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। चौक के चारों ओर पहले से ही कई लोग बैठे थे। जैसे ही ज़ियाओज़ी और उसका समूह दिखाई दिया, उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के जुनर ने ज़ियाओज़ी और अन्य लोगों को चौक के केंद्र में ले जाने का इरादा किया। हालांकि इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, एक आकृति अंतरिक्ष में घूमी और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ प्रकट हुई। मिस जुनर, मास्टर ज़ियाओज़ी, एल्डर गुलान। ज़ियाओज़ी ने अभिवादन में अपने हाथों को कप में भरते हुए एक भान को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। मूल कहानी में ये गुलान जैसा कोई डू संत नहीं था जो समारोह की अध्यक्षता करता था। वास्तव में कोई डू संत दिखाई भी नहीं दिया। एल्डर गुलान, आप यहाँ क्यों आए हैं? जुनर ने कुछ हैरान होकर पूछा। हालांकि गू कबीले का वयस्कता समारोह हर 20 साल में आयोजित होने वाला एक भव्य आयोजन था, लेकिन इसमें आमतौर पर डू संत की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती थी। हाँ, इस साल का समारोह न केवल मिस जुनर की वजह से बल्कि मास्टर ज़ियाओज़ी की डू संत शक्ति की वजह से भी खास है। इसकी अध्यक्षता करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली किसी व्यक्ति के बिना चीजें हाथ से निकल सकती हैं, गुलान ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातचीत इस छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित थी, जिससे चौक में कोई और व्यक्ति उनकी बातें सुन न सके। गुलान को इतना मिलनसार देखकर जुनर ने राहत की सांस ली और ज़ियाओज़ी ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े। धन्यवाद, एल्डर जुनर। जुनर के नेतृत्व में वे आसानी से चौक के केंद्र में प्रवेश कर गए। क्षेत्र की रखवाली कर रहे गोल्डन आर्मर्ड ब्लैक स्वेलो सैनिकों ने जुनर को सलामी दी और ज़ियाओज़ी को रोकने की हिम्मत नहीं की। ज़ियाओज़ी ने विशेष क्षेत्र में लोगों पर नज़र डाली। कुछ ने उसे दयालुता से देखा, दूसरों ने उदासीनता से और कुछ ने छिपी हुई शत्रुता के साथ। शत्रुतापूर्ण नज़रों पर अपनी आत्मा की धारणा को केंद्रित करते हुए ज़ियाओज़ी के होंठ थोड़े मुड़े। यह उन लगातार आत्माओं का पता चला। ज़ियाओज़ी और अन्य लोगों को केंद्र में लाने के बाद जुनर समारोह की तैयारी करने के लिए चला गया। जैसे ही जुनर उन्हें उनकी सीटों पर ले जाने वाला था, आकाश में बिजली की एक चांदी की चमक उठी, जो केंद्र की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एक परिचित व्यक्ति को देखकर ज़ियाओज़ी मुस्कुराया। डीन, इतनी जल्दी क्यों? मत पूछो, मैं शून्य थंडर पूल में साधना कर रहा था और गो कबीले के समारोह से लगभग चूक गया था, मंग तियानची ने कहा, उसकी मूंछें झुंझलाहट में हिल रही थीं। उसने जुनर को सिर हिलाया, जिससे वह पहले मिल चुका था और उनके रिश्ते के बारे में जानता था। हालांकि मंग तियानची को अभी भी यह कुछ हद तक अवास्तविक लगा कि ज़ियाओज़े का गू कबीले की प्यारी बेटी के साथ इतना करीबी रिश्ता था। क्या आपको थंडर कबीले के साथ नहीं बैठना चाहिए? ज़ियाओज़े ने मंग तियानची को उनके बगल में बैठते हुए देखा। वे बदमाश, उनकी चिंता मत करो, वे गू कबीले के मैदान पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, मंग तियानची ने खारिज करते हुए हाथ हिलाया। गोंग, एक प्राचीन और मधुर घंटी बजी, जिसकी ध्वनि प्राचीन पहाड़ों में फैल गई। समय आ गया है, समारोह शुरू हो, एक शांत आवाज ने घोषणा की, जिससे पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। आवाज में भयानक दबाव एक सच्चे डू संत की उपस्थिति का संकेत दे रहा था। अत्यधिक दबाव ने कई लोगों को चौंका दिया, जिससे उन्हें गू कबीले की शक्ति की गहरी समझ मिली। गुलान की आवाज गिरने के बाद 3 विस्तृत पोशाक पहने हुए बुजुर्ग खड़े हुए और चौक के केंद्र में चले गए। गू कबीले का वयस्क होने का समारोह अपने महत्वपूर्ण अर्थ के कारण जटिल था।
इस समारोह से गुजरने के बाद ही कोई व्यक्ति गो कबीले में वास्तव में बड़ा माना जा सकता था, एक मुख्य सदस्य बन सकता था। यहाँ तक कि शादी के मामलों को भी समारोह के बाद ही इंतजार करना पड़ता था। समारोह को आगे बढ़ते हुए देखकर जियाओजी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। गो कबीले के अनुसार ये समारोह हर 20 साल में आयोजित किया जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी प्रतिभागी बिल्कुल 20 साल के थे। पिछले समारोह में 20 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच पाने वाले बहुत से लोगों को इस समारोह के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए कुछ लोग 30 वर्ष से अधिक आयु के थे। हालांकि ऐसे अवसर पर केवल युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोग ही समारोह को पूरा कर सकते थे। अन्यथा गो कबीले में बहुत से युवा सदस्य थे, जिससे प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती थी। लिंग क्वान सबसे पहले आगे बढ़ा। जब प्राचीन तारा चार्ट पर उसकी रक्तरेखा शक्ति का परीक्षण किया गया तो 6 सितारे चमक उठे। अध्यक्ष ने जोर से घोषणा की, लिंग क्वान, ब्लैक स्वेलो आर्मी 7th कमांडर, 1 स्टार डू जोंग, 6 ग्रेड रक्तरेखा। एल्डर्स काउंसिल द्वारा विचार विमर्श के बाद आपको गोल्डन क्लान मार्क से सम्मानित किया जाता है। लिंग क्वान ने एक घुटने पर बैठकर चिन्ह प्राप्त करने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। गो कबीले के बुजुर्ग ने एक सुनहरा कलम पकड़ा और कुछ स्ट्रोक के साथ लिंग क्वान के माथे पर एक गहरा प्रतीक दिखाई दिया। प्रतीक सुनहरे प्रकाश से चमक उठा, जिससे एक विशेष और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। लिंग क्वान का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण फुसफुसाहटें चौक के चारों ओर फैल गईं। जुन एर ने जियाओजे से फुसफुसाते हुए कहा, भाई जियाओजे, ये गो कबीले का कबीला चिन्ह है। अध्याय 492 चुनौती। जुन एर ने जियाओजे, लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल और किंग लिन को गो कबीले के कबीले चिन्हों के बारे में सावधानीपूर्वक समझाया। गो कबीले की रक्तरेखाएं 1 से 10 तक रैंक की जाती हैं, जिसमें 1 सबसे कम और 10 सबसे अधिक होती हैं। आमतौर पर केवल वे ही लोग जिनकी रक्तरेखा रैंक 4 या उससे अधिक होती है, वे आने वाले युग समारोह में भाग लेने के पात्र होते हैं। लिंग क्वान, जो 6ठी रैंक पर पहुंच गया, काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा उसने ब्लैक आर्मर आर्मी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और डू जोंग स्तर तक पहुंच गया है, इसलिए उसे गोल्डन कबीले चिन्ह से सम्मानित किया गया। कबीले का चिन्ह गो कबीले की एक प्राचीन विरासत है। महत्वपूर्ण क्षणों में ये कबीले के सदस्य के भीतर रक्त रेखा शक्ति को बढ़ा सकता है, जिससे उन्हें खतरे से उबरने में मदद मिलती है। कबीले के चिन्हों के 4 स्तर हैं: चांदी, सोना, बैंगनी सोना और 7 रंग, जो निम्नतम से उच्चतम तक क्रमबद्ध हैं। लिंग क्वान को तीसरे स्तर का स्वर्ण कबीले चिन्ह प्राप्त करना उसके रक्त रेखा रैंक, वर्तमान शक्ति और पिछले योगदानों का मूल्यांकन करके निर्धारित किया गया था। क्या अविश्वसनीय तकनीक है! अगर किसी को कबीले का चिन्ह मिलता है तो क्या वे उच्च रैंक वाले लोगों को चुनौती नहीं दे पाएंगे? लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। यह विधि कुछ दुर्लभ गुप्त तकनीकों से कहीं आगे निकल गई। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कबीले का चिन्ह गो कबीले के पूर्वज द्वारा बनाया गया था, जो 2D स्तर तक पहुंच गया था। जुनर ने सिर हिलाया। हालांकि कबीले का चिन्ह प्राप्त करने के बाद इसका उपयोग करने से पहले इसे 1 महीने से अधिक समय तक पोषित करने की आवश्यकता होती है। फिर भी यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक है, किंग लिन ने आश्चर्य में कहा। वैसे मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस जुनर 7 रंग का वंश चिन्ह प्राप्त कर सकती है? किंग लिन ने पूछा। जुनर ने थोड़ा मुस्कुराया। जब मैं पिछली बार वापस लौटा था तो मैं सीधे एकांत में चला गया था और अपनी रक्तरेखा रैंक का परीक्षण नहीं किया था। मैं कुछ दिन पहले ही बाहर आया था, आने वाले वयस्क समारोह के दौरान इसका परीक्षण करने की योजना बना रहा था। 7 रंग का वंश चिन्ह प्राप्त करने के लिए किसी के पास 10वीं रैंक की रक्तरेखा होनी चाहिए, जिसे दिव्य रैंक की रक्तरेखा भी कहा जाता है, जिसे गो कबीले ने लगभग 1000 वर्षों में नहीं देखा है। गो कबीले में एकमात्र शेष 7 रंग का वंश चिन्ह संग्रहीत है और इसका कभी उपयोग नहीं किया गया है। जुनर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये दिखाते हुए कि वह दिव्य रैंक की रक्तरेखा प्राप्त करने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। हाँ, गो कबीले की संभावित गणना के अनुसार 9वीं रैंक की रक्तरेखा में पहले से ही डू शेंग तक पहुंचने की क्षमता है। जहां तक दिव्य श्रेणी की रक्तरेखा का सवाल है, इससे किसी को डू शेंग के शिखर तक पहुंचने की अनुमति मिलनी चाहिए, मंग तियानची ने हंसते हुए कहा, जिससे लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल और किंग लिन ने आश्चर्यचकित भाव दिखाए। क्या डू डी रक्तरेखा इतनी शक्तिशाली हो सकती है? जियाओ जी ने भी विचार किया। हालांकि स्वर्गीय अग्नि आदरणीय ने उल्लेख किया कि डू डी रक्तरेखा डू शेंग तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकती और बोझ भी बन सकती है। प्राचीन गो कबीले द्वारा डू डी रक्तरेखा की समझ और शोध अधिक गहन होना चाहिए, या शायद प्राचीन रक्तरेखा शक्ति का स्तर जिसके साथ स्वर्गीय अग्नि आदरणीय संपर्क में आ सकता था, वह इतना मजबूत नहीं था, जिससे उसकी गलतफहमी हुई कि डू शेंग तक पहुंचने पर रक्तरेखा शक्ति बोझ बन जाएगी। हालांकि उच्च स्तरीय रक्तरेखा शक्ति धारकों के लिए रक्तरेखा शक्ति मजबूत बनी रही। डू डी रक्तरेखा अभी भी डू डी रक्तरेखा थी। यहाँ तक कि जुनर को छोड़कर, जिसने अंततः मूल कहानी में डू डी को प्राप्त किया,
गु की वर्तमान पीढ़ी में से कबीले गु की ज्ञान की रक्तरेखा शक्ति जुन एर के बाद दूसरे स्थान पर, संभवतः 9वें स्थान पर थी। वह आसानी से डू शेंग तक पहुंच गया और बाद में दूसरे स्टार डू शेंग स्तर तक भी पहुंच गया। इससे पता चला कि डू शेंग तक पहुंचने में डू डी रक्तरेखा की भूमिका अभी भी रक्तरेखा रैंक पर निर्भर थी और इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता था। जब वे बात कर रहे थे तो तीनों गु कबीले के बुजुर्गों ने पहले ही कई युवा गु कबीले के सदस्यों को कबीले के चिन्ह प्रदान कर दिए थे। गुयाओ, अग्रणी गु कबीले के बुजुर्ग ने पुकारा। काले और सफ़ेद बालों वाला एक ठंडा दिखने वाला युवक धीरे धीरे चौक के केंद्र में चला गया। एक ठंडी आभा बिखेर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी प्रभावित कर रही थी। जहां भी वह जाता था एक हल्की ठंडक फैलाता था। तो यह असुर कमांडर गुयाओ है। जियोजे ने गुयाओ की ठंडी पीठ को देखा। आभा और भयंकर हत्या का इरादा वास्तव में असुर की उपाधि के अनुरूप था। गुयाओ आगे बढ़ा, तीनों बुजुर्गों को प्रणाम किया और फिर बिना किसी घुटने टेकने के इरादे के सीधे खड़े होने से पहले पास के बुजुर्ग गुलान को गंभीरता से प्रणाम किया। तीनों बुजुर्गों ने नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपनी वरिष्ठता के बावजूद गुयाओ की दुर्जय ताकत और गु कबीले में उच्च प्रतिष्ठा ने उनके घुटने टेकने को समझ में आने योग्य बना दिया। तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने अपनी आस्तीन लहराई और एक नर्म चमक उत्सर्जित करने वाला सितारा चार्ट गुयाओ के सामने हल्के से तैरा। सभी की चौकस निगाहों के नीचे गुयाओ ने अपना हाथ स्टार चार्ट पर रखा। पहले तो चार्ट चुप रहा, फिर अचानक एक बेहद चमकदार रोशनी में चमक उठा और सितारे तेजी से दिखाई देने लगे। 1 सितारा, 2 सितारे, 3 सितारे, 8 सितारे। चार्ट पर 8 सितारों की उपस्थिति ने आसपास की भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया, यहाँ तक कि बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी भी ला दी। 8वीं रैंक की वंशावली। गुयाओ वास्तव में 4 कमांडरों में से एक होने के योग्य है। जब मिस जुनर का पिछली बार परीक्षण किया गया था तो उनका भी 8वीं रैंक का वंश था, है न? वह बहुत समय पहले की बात है। तब से मिस जुनर ने फिर से अपनी वंशावली का परीक्षण नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि अब उसकी रैंक क्या है। भीड़ चर्चाओं से गुलजार हो गई और तीनों अध्यक्षता करने वाले बुजुर्गों ने प्रसन्न भाव दिखाए। एक पल के बाद उन्होंने खुद को संभाला और खुशी से बात की। गुयाओ, ब्लैक आर्मर आर्मी के 4 कमांडरों में से एक, 8 सितारा डूजोंग, 8वीं रैंक की वंशावली, बैंगनी सोने के कबीले के चिन्ह से सम्मानित। बुजुर्ग ने खुशी से घोषणा की, बैंगनी सोने के ड्रैगन पेन को बाहर निकालते हुए। पेन की नोक पर तीव्र ऊर्जा एकत्र हुई जिससे ये चमक उठी। बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया और गुयाओ के माथे पर एक गहरा प्रतीक जल्दी से दिखाई दिया। ओह, कबीले के इस स्तर का चिन्ह बनाने में काफ़ी ऊर्जा खर्च होती दिख रही थी। आखिरी स्ट्रोक खत्म करने के बाद बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली। उसके माथे पर पसीना दिखाई दिया। जैसे ही पेन की नोक चली गई, गुयाओ के माथे पर एक जीवंत बैंगनी सोने का कबीले का चिन्ह दिखाई दिया। ठीक है, कबीले का चिन्ह पूरा हो गया है। गुयाओ, तुम। बुजुर्ग की बात पूरी होने से पहले ठंडे चेहरे वाले गुयाओ ने बीच में टोकते हुए कहा, बुजुर्ग, मैं किसी को चुनौती देना चाहता हूँ। गुयाओ के शब्दों ने चौक में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उनकी आंखों में सवालिया निशान थे। अगर वह गुयाओ की ताकत के साथ उस व्यक्ति को चुनौती देता तो क्या यह उसके लिए अपमानजनक नहीं होता? अध्याय 493 मार्गदर्शन। प्रमुख बुजुर्ग ने तुरंत हस्तक्षेप किया, गुयाओ, जबकि यह सच है कि वयस्कता समारोह के दौरान आपको किसी भी कबीले के सदस्य को चुनौती देने की अनुमति है, आपको दूसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता है यदि वे हमारे कबीले का हिस्सा नहीं हैं। मैं समझता हूँ। गुयाओ ने सिर हिलाया। उसके काले और सफ़ेद बाल स्पष्ट रूप से प्रमुख थे क्योंकि वह जियाओजे की ओर देख रहा था। जियाओजे, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। गुयाओ, लापरवाह मत बनो। जियाओजे हमारे गु कबीले का मेहमान है और उसे आपकी सनक को पूरा करने की कोई बाध्यता नहीं है। गुलान ने खांसते हुए गुयाओ पर भौहें चढ़ा दी। उसने इस स्थिति का अनुमान लगाया था, यही वजह थी कि उसने समारोह की देखरेख करने का फैसला किया था। गुलान के शब्दों को सुनकर गुयाओ ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसके हमेशा ठंडे चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। क्यों? एल्डर गुलान भी उसका साथ क्यों दे रहे थे? हालांकि जियाओजे खुश लग रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और बैठे बैठे चुनौती को अस्वीकार कर दिया। तुम मुझे चुनौती देने के योग्य नहीं हो। मूल कहानी में गुयाओ ने जियाओयान को उसे चुनौती देने के लिए कहा था क्योंकि आमतौर पर चुनौतियां उन लोगों से आती हैं जो अपने पद से ऊपर उठना चाहते हैं। अब भूमिकाएं उलट गई थीं। गुयाओ जियाओजे को चुनौती देना चाहता था लेकिन उसके पास आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं। जियाओजे की सरल प्रतिक्रिया ने गुयाओ के हाव भाव को नाटकीय रूप से बदल दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चुनौती देने के योग्य भी नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि एल्डर गुलान की तुम्हें दी गई सलाह ज़्यादा सार्थक है। कोई मूर्खतापूर्ण और अंधा काम मत करो। गुयाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में असंतोष और भी गहरा होता जा रहा था। वह जानता था कि जियाओजे की ताकत गहरी और अथाह है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था।
वह कम से कम एक बार जियाओजे को चुनौती दिए बिना बस चले जाने को तैयार नहीं था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्षण उसने अपनी चुनौती दी, बड़ों और यहाँ तक कि गुलान सहित सभी लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखेंगे, उसकी चुनौती को एक बच्चे के गुस्से के रूप में देखेंगे। इस तीव्र विरोधाभास ने उसके आक्रोश को और बढ़ा दिया। अपने दांत पीसते हुए उसने कठिनाई से प्रत्येक शब्द बोला, क्या होगा यदि मैं तुम्हें चुनौती देने पर जोर देता हूँ। जियाओजे ने कंधे उचकाए, गुयाओ को अनदेखा किया और गुलान की ओर देखा। गुलान ने आह भरी, गुयाओ में हट को पहचानते हुए। बाहरी दुनिया में एक 8 सितारा डू जोंग द्वारा डू शेंग को चुनौती देना मौत की सजा होती। डू शेंग डू क्यूई महाद्वीप के शिखर के रूप में सम्मान का पात्र था और उसे आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जियाओजे की निगाहों को देखकर गुलान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। जियाओजे, क्या तुम शायद उसकी चुनौती स्वीकार करने पर विचार कर सकते हो, अगर केवल हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए। गुलान ने ध्वनि संचरण के माध्यम से निजी तौर पर कहा, गुयाओ बहुत लंबे समय से एक शीर्ष प्रतिभा है और उसे नम्र करने की आवश्यकता है। कृपया उसे सबक सिखाएं लेकिन उसके साथ नरमी बरतें। गु कबीला आभारी होगा और धन्यवाद के रूप में एक महत्वपूर्ण उपहार देगा। गुलान की निजी दलील सुनकर जियाओजे थोड़ा मुस्कुराया। गुयाओ की बेबाकी की तुलना में बुजुर्ग की चतुराई से प्रभावित हुआ। ठीक है, अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जियाओजे ने सहजता से कहा। गुयाओ की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब जियाओजे ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी तो वह जियाओजे पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। गुयाओ ने जुनर की ओर देखा, जो जियाओजे के बगल में शांत भाव से बैठी थी। जुनर द्वारा जियाओजे के फैसले को शांति से स्वीकार करते हुए देखकर गुयाओ ईर्ष्या से जल उठा। जुनर हमेशा उससे दूर और अलग थलग रहती थी, फिर भी वह जियाओजे के साथ बहुत आज्ञाकारी थी। जियाओजे खड़ा हुआ और हल्के कदमों से चौक के बीच में दिखाई दिया। गुलान ने उसे सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया, जिससे अखाड़े के चारों ओर डू क्यूई अवरोध बन गया। तुम सोच सकते हो कि मैं खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दूंगा, गुयाओ ने कहा। उसका ठंडा व्यवहार उसकी ठंडी आभा के साथ साथ और भी तीव्र हो गया। हम देखेंगे, जियाओजी ने शांति से उत्तर दिया, जिससे गुयाओ फिर से अपना संयम खो बैठा। अपनी हताशा को दबाते हुए गुयाओ ने खुद को एक प्रेत की तरह जियाओजी की ओर फेंका। हवा का तापमान गिर गया, बेहद ठंडा हो गया। हालांकि जियाओजी अप्रभावित लग रहा था, जैसे कि वह गर्म हवा में खड़ा हो। जियाओजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी उंगलियों को बाईं ओर हिलाया। एक पल में एक पतला हाथ शून्य से बाहर आया, जो गुयाओ के बर्फीले हमले से सीधे टकराया। धमाका! अगले ही पल गुयाओ का शरीर डू क्यूई बैरियर से टकराया। उसका पहले का ठंडा चेहरा अब अविश्वास से भर गया था। प्रभाव से होने वाले दर्द को नज़रअंदाज करते हुए उसने जियाओजी को घूर कर देखा। आपकी गति अच्छी है, लेकिन आपका इरादा बहुत स्पष्ट है। यदि आप किसी पर घात लगाना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को छिपाना चाहिए, जियोजे ने लापरवाही से टिप्पणी की। चौक के चारों ओर दर्शक आश्चर्यचकित थे। एक बार फिर जियोजे की क्षमताओं का उनका अनुमान बढ़ गया। गु कबीले के केवल डू शेंग स्तर के बुजुर्ग ही जियोजे की ताकत को सही मायने में समझ सकते थे, जबकि अन्य मेहमान केवल उसके कार्यों के आधार पर अनुमान लगा सकते थे। क्या आप मुझे चुनौती नहीं देना चाहते थे? तुम वहां क्यों खड़े हो? जियोजे ने हल्के से कहा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करके गुलान को कुछ हद तक शर्मिंदा किया। गुयाओ अपने होंठ काटते हुए खड़ा हो गया। जियोजे के पास किस तरह का राक्षसी शरीर था? यह महसूस करते हुए कि नज़दीकी लड़ाई व्यर्थ थी, उसने अपने डू क्यूई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही डू क्यूई उसके चारों ओर उमड़ी, गुयाओ के हाथों ने जटिल मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे बाद की छवियां बन गईं। पहाड़ को कुचलने वाली मुहर, समुद्र को मोड़ने वाली मुहर, धरती को पलटने वाली मुहर। जियोजे चुपचाप खड़ा रहा, गुयाओ के हाथों की मुहरों को बनते हुए देख रहा था। बैरियर के बाहर भीड़ जटिल तकनीक पर चकित थी, लेकिन जियोजे ने कई खामियां देखीं। ये तकनीक में नहीं, बल्कि गुयाओ के निष्पादन में थीं। अध्याय 494 महान विनाश तकनीक। जियोजे ने सम्राट सील तकनीक का जो संस्करण अभ्यास किया, वह जुनर द्वारा महारत हासिल किए गए संस्करण से 10 गुना अधिक प्रभावी था। सम्राट सील तकनीक की समझ और महारत के संदर्भ में जियोजे ने महसूस किया कि गु कबीले में बहुत कम लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। इस प्रकार, जबकि गुयाओ द्वारा सम्राट सील तकनीक का प्रदर्शन दूसरों को स्वीकार्य लग रहा था, जियोजे के लिए ये खामियों से भरा था। 1 में 3 सील। गुयाओ की चीख के साथ एक विशाल बर्फीले ताड़ के निशान ने जियोजे की ओर बहुत तेजी से हमला किया। सम्राट सील तकनीक एक गु कबीले की विरासत कौशल, कोई मौलिक प्रतिबंध नहीं था, जो इसे सभी कबीले सदस्यों के लिए उनके मौलिक आत्मीयता की परवाह किए बिना उपयुक्त बनाता था। इस बहुमुखी प्रतिभा ने इसे एक आदर्श पारिवारिक विरासत तकनीक बना दिया।
इस समय गुयाओ द्वारा डाली गई बर्फीले तार के निशान ने क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ला दी, जिससे जमीन पर तुरंत बर्फ की एक परत बन गई। यहां तक कि गुलैन द्वारा स्थापित डूक्यूई अवरोध भी जमने लगा, जिससे अवरोध के भीतर का दृश्य धुंधला हो गया। जैसे ही भीड़ धुंध के माध्यम से देखने के लिए आंखें सिकोड़ रही थी, जियोजे पर सम्राट सील तकनीक के प्रभाव को देखने की उम्मीद कर रही थी, अवरोध के भीतर एक काली बिजली चमकी। जिस क्षण ब्लैक डेमन थंडर उभरा, उसकी विनाश की आभा बाधा को पार कर गई, बर्फीली धुंध को दूर कर दिया और दृश्य को साफ कर दिया। दर्शकों की चकित निगाहों के नीचे ब्लैक डेमन थंडर भयंकर हथेली के निशान से टकराया और उसे तुरंत मिटा दिया। जियाओजे की अभिव्यक्ति शांत रही, उसने ब्लैक डेमन थंडर की शक्ति का अनुमान लगाया था। वह इसकी शक्ति को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वह विशेष रूप से इसकी परिवर्तनकारी शक्ति की तलाश करने के लिए शून्य थंडर पूल में गया था। मूल कहानी में जब जियाओ यान ने पहली बार ब्लैक डेमन थंडर का सामना किया, तो उसने इसका इस्तेमाल अपने स्वर्गीय दानव कठपुतलियों को चार्ज करने के लिए किया, जो डू जोंग की ताकत के थे, उन्हें और विकसित करने की उम्मीद में। हालांकि जिस क्षण उनका सामना ब्लैक डेमन थंडर से हुआ, वे फट गए, उसकी ताकत का सामना करने में असमर्थ। अपना सिर हिलाते हुए जियाओजे ने गुयाओ से टिप्पणी की, सम्राट सील तकनीक की 3-in-1 सील प्रभावशाली है, लेकिन इसे बनने में बहुत समय लगता है। वास्तविक युद्ध में कोई दुश्मन आपको तैयार होने के लिए इतना समय नहीं देगा। गुयाओ स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। इससे पहले वह डू तकनीक का उपयोग किए बिना अपनी विफलता को तर्कसंगत बना सकता था, लेकिन अब एक पारिवारिक विरासत तकनीक का उपयोग करने के बाद भी वह जियाओजी को खरोंचने में विफल रहा, जिसने एक ही वार से उसे आसानी से बेअसर कर दिया। जियाओजे के आकलन को सुनकर गुयाओ के गर्व पर वार होने जैसा लगा, मानो उसकी तकनीकें केवल दिखावटी लेकिन अव्यावहारिक थीं। दांत पीसते हुए गुयाओ ने अपनी हताशा को दबाया और अपना संकल्प इकट्ठा किया। चूंकि आप मेरा मार्गदर्शन करने का दावा करते हैं, तो आइए देखें कि क्या आप मेरी सबसे मजबूत तकनीक को संभाल सकते हैं। गुयाओ ने कहा, उसका स्वर उग्र था। अपने हाथों से जटिल मुहरों को जल्दी से बनाते हुए हवाएं थम गईं और बादल रुक गए। गुयाओ से विनाश की घुटन भरी आभा निकली, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। एक वास्तविक स्वर्गीय तकनीक। स्वर्गीय तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं, और उनमें से किसी एक को देखना एक महत्वपूर्ण घटना थी। बाधा के बाहर से देख रहे जुनर ने लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को समझाया, गुयाओगु कबीले की स्वर्गीय तकनीक, महान विनाश तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसमें भयानक शक्ति है जो सभी जीवन को नष्ट करने में सक्षम है। क्या युवा मास्टर जियाओजे ठीक रहेंगे? लिटिल फेरी डॉक्टर ने चिंता से पूछा। जुन एर ने उन्हें आश्वस्त किया, वह ठीक होना चाहिए। मैंने खुद ग्रेट एनिहिलेशन तकनीक में प्रशिक्षण लिया है। हालांकि इसकी शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन ये डू जोंग और डू शेंग के बीच की खाई को पाट नहीं सकती। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों शांत हो गए। कबीले की तकनीकें चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, वे डू जोंग और डू शेंग के बीच की खाई को पाट नहीं सकते। पास में एल्डर गुलान ने गुयाओ को ग्रेट एनिहिलेशन तकनीक का उपयोग करते हुए देखा और अधिक डूक्यूई के साथ अवरोध को मजबूत किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह स्वर्गीय तकनीक की शक्ति का सामना कर सके। हवा में मंडराते हुए गुयाओ की नज़र जियाओजी पर टिकी हुई थी, जो नीचे शांत था। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने पुकारा, ग्रेट एनिहिलेशन फिंगर। जैसे ही गुयाओ ने इशारा किया, एक विशाल काली उंगली विनाश की एक भारी आभा को बाहर निकालते हुए एक तूफान की तरह आगे बढ़ी। जियाओजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तकनीक पर जुनर की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद वह इससे परिचित था। गुयाओ के निष्पादन को देखते हुए उसने इसकी सटीकता पर ध्यान दिया, लेकिन वह अप्रभावित रहा। एक सहज लहर के साथ जियाओजे ने अपने ब्लैक डेमन थंडर को एक विशाल काले ड्रैगन में बदल दिया, जिसने विशाल उंगली को पूरी तरह से निगल लिया। विनाशकारी ऊर्जा ड्रैगन के भीतर भड़क उठी, लेकिन वह उसे नष्ट नहीं कर सकी। फिर ड्रैगन की नज़र गुयाओ पर टिकी हुई थी और अपनी पूंछ के एक तेज झटके के साथ उसने गुयाओ को उल्का की तरह जमीन पर गिरा दिया। जियाओजे ने ड्रैगन को वापस खींच लिया, गिरे हुए गुयाओ को देखते हुए। उसने ड्रैगन की शक्ति को नियंत्रित किया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह गुयाओ को पूरी तरह से नष्ट न करे, अन्यथा हमले ने उसके शरीर और आत्मा दोनों को मिटा दिया होता। बैरियर के बाहर भीड़ दंग रह गई, उनकी आंखें मडराते हुए काले ड्रैगन पर टिकी हुई थीं। यहाँ तक कि अन्य प्राचीन कुलों के सदस्य भी चौंक गए। 3 बार जियाओजे की हर चाल ने गुयाओ को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। जैसे ही उन्होंने सांस छोड़ी, भीड़ ने परिणाम को अपरिहार्य मान लिया। अवरोध के भीतर जियाओजे ने एक भान उठाए। मलबे से एक शानदार बैंगनी सुनहरी रोशनी चमक उठी, साथ ही रक्त रेखा की शक्ति का उछाल भी था। उपयोग से पहले 1 महीने तक कबीले की मुहर को पोषित करने की आवश्यकता के बावजूद गुयाओ इसे बलपूर्वक सक्रिय कर रहा था। बैंगनी सुनहरी रोशनी को देखकर जियाओजे ने अंदर ही अंदर आह भरी। क्या गुयाओ को अभी भी पर्याप्त नहीं मिला था? अध्याय 495, क्या तुम्हें बहुत हो गया? दिव्य रक्तरेखा।
बैंगनी सुनहरी रोशनी उठी, जिससे एक विशाल आभा निकली जिसने मलबे को उड़ा दिया, जिससे गुयाओ की आकृति प्रकट हुई। भीड़ सदमे में आ गई। गुयाओ का शरीर काली बिजली के हल्के निशानों के साथ टिमटिमा रहा था, जिससे उसके शरीर के कुछ हिस्से जल गए थे। उसके विशिष्ट काले और सफ़ेद बाल अब पूरी तरह से गायब हो गए थे, जिससे वह बेहद दुखी दिख रहा था। हालांकि उसके जले हुए शरीर पर बैंगनी सुनहरे कबीले का निशान और भी चमक गया, और उसकी रक्तरंजित आंखों में एक पागल चमक भर गई। डूक्यू बैरियर के बाहर एल्डर गुलान ने धीरे से आह भरी। स्थिति उस बिंदु तक बढ़ गई थी जहां उसे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती थी। गुयाओ लापरवाह हो रहा था, अपनी रक्तरेखा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कबीले का निशान प्राप्त करने के बाद ये धीरे धीरे किसी की रक्तरेखा शक्ति के साथ एकीकृत होता है। इसका उपयोग करने से पहले 1 महीने के पोषण की आवश्यकता होती है। समय से पहले इसका इस्तेमाल करने से न केवल निशान को नुकसान पहुंचता है, बल्कि व्यक्ति की रक्तरेखा को भी नुकसान पहुंच सकता है। गुयाओ अपनी 8वीं कक्षा की रक्तरेखा के साथ, अगर वह इस तरह से जारी रहा, तो अपने रक्तरेखा के स्तर को कम करने का जोखिम उठाता है, जो अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी होगा। एल्डर गुलान के कुछ करने से पहले जियाओजे ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पिछले शांत व्यवहार की जगह एक सख्त लहजे ने ले ली। क्या तुम्हारा मन भर गया है? उसकी आवाज़ में आत्मा की शक्ति का संकेत था, जिससे प्रबलित डूक्यूई अवरोध थोड़ा कांपने लगा। संचारित आत्मा शक्ति ने सीधे गुयाओ को वश में कर लिया, उसकी आंखों से पागलपन को दूर कर दिया। डू डी युद्ध सम्राट के बिना एक युग में डूशेंग युद्ध संत को डूक्यूई महाद्वीप पर शक्ति का शिखर माना जाता था, और उनकी शक्ति अकल्पनीय थी। अगर जियाओजे के पास दुर्भावनापूर्ण इरादे होते, तो एकमात्र हंसी डूजोंग युद्ध सांप्रदायिक विशेषज्ञ के मध्याह्न को चकनाचूर कर सकती थी। अब अपनी आवाज़ में आत्मा की शक्ति के संकेत के साथ जियाओजे ने गुयाओ को आसानी से वश में कर लिया। गुयाओ की आत्मा क्षण भर के लिए चकित हो गई। उसकी आंखें जियाओजे पर शून्य में टिकी हुई थीं। उसे सहारा देने के लिए पागलपन के बिना गुयाओ अब अपनी चोटों को दबा नहीं सकता था। जियाओजे की फटकार के प्रभाव के साथ उसने मुंह में खून उगल दिया। उसका शरीर एक फूले हुए गुब्बारे की तरह ढह गया। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली हुई, एल्डर गुलान ने डूक्यूई बाधा को हटा दिया। गुयाओ की गंभीर चोटों के बावजूद उसने कबीले के निशान को पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया था, इसलिए उसकी रक्तरेखा शक्ति काफी हद तक अप्रभावित रही। समय के साथ वह ठीक हो जाएगा। हालांकि उसे जो मनोवैज्ञानिक आघात लगा था, उसे दूर करने में जीवन भर लग सकता है। एल्डर गुलान ने असहाय महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। जियाओजे ने पूरी चुनौती के दौरान उल्लेखनीय संयम दिखाया था। अगर उसने थोड़ा और बल लगाया होता तो गुयाओ राख में बदल जाता। उसने जियाओजे को थोड़ा झुकाया, अपना आभार व्यक्त किया। आपकी दया और गुयाओ की रक्तरेखा शक्ति को बचाने के लिए धन्यवाद, जियाओजे। जियोजे ने विनम्रता से जवाब दिया, यह एक छोटी सी बात थी। समारोह में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एल्डर गुलान ने सिर हिलाया, तीनों बुजुर्गों को गुयाओ की देखभाल करने का संकेत दिया, फिर प्लाजा के केंद्र में चले गए। एक जोरदार इशारे के साथ उन्होंने मलबे को साफ किया, जिससे एक चिकनी सतह बन गई। समारोह जारी रहेगा। जुनर, अब तुम्हारी बारी है। एल्डर गुलान के शब्दों पर एकत्रित गु कबीले के बुजुर्ग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि उनके चेहरों पर सदमे के भाव फैल जाएं। सभी की नज़रें जुनर की खूबसूरत आकृति पर टिक गईं। नज़रों को अनदेखा करते हुए जुनर ने पुष्टि करने के बाद कि वह सुरक्षित है, केवल जियाओजे को देखकर मुस्कुराए। जियाओजे ने सिर हिलाया और उसे प्रोत्साहित किया, शुभकामनाएं। जुनर ने धीरे से और शालीनता से प्लाजा में प्रवेश किया। एल्डर गुलान को सम्मान में थोड़ा झुकाया। जुनर, आप शुरू कर सकते हैं, एल्डर गुलान ने कहा, अपनी आस्तीन को लहराते हुए एक बड़ी स्टार डिस्क को नर्म रोशनी से चमकते हुए सामने लाया। जुन एर आगे बढ़ी, उसने अपनी जैद जैसी हथेली डिस्क पर रखी और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसका हाथ संपर्क में आया, एक चमकदार रोशनी निकली जिससे डिस्क पर तारे दिखाई देने लगे। भीड़ ने गौर से देखा। 1000 साल में गो कबीले के सबसे बेहतरीन वंशज की वंशावली के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। हर नए तारे ने दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। 1, 2, 3, 8 तारे। जुन एर ने आसानी से गुयाओ के वंश के स्तर से मेल खा लिया। जब 8वां तारा दिखाई दिया तो भीड़ की सांसें तेज हो गईं। वे उत्सुकता से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जुन एर 9वीं कक्षा की वंशावली तक पहुंच पाएगी। यहाँ तक कि शून्य से छिपी और शक्तिशाली निगाहें भी उस पर केंद्रित थीं, जो कबीले के लिए उसके वंश के स्तर के महत्व को दर्शाती थीं। 8वें तारे के बाद डिस्क पर रोशनी का एक विस्फोट हुआ और सांसों के बीच धीरे धीरे एक 9वां तारा बना। 9 तारे, 9वीं कक्षा की वंशावली, कई लोगों ने कहा, जबकि उपस्थित बुजुर्गों ने उत्साह में अपनी सीटों को पकड़ लिया। 9वीं कक्षा की वंशावली का मतलब था कि एक और कबीले का सदस्य जो डूशेंग बनने की क्षमता रखता है। 9वें तारे की तीव्र चमक को देखकर यह स्पष्ट था कि जुनर की क्षमता डूशेंग के मध्य चरण तक पहुंच सकती है। एल्डर गुलान की आंखें खुशी से चमक उठीं।
नौवां तारा चमकीला और शक्तिशाली था, जो 9वीं श्रेणी की वंशावली का संकेत देता था। वंशावली का ये स्तर अपार संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था, जो समय दिए जाने पर कबीले के लिए एक और डूशेंग सुनिश्चित करता था। केंद्रित निगाहों के बीच जुनर का हाथ थोड़ा कांप उठा, उसकी भुजा लगभग पारदर्शी हो गई। उसकी रक्तवाहिकाएं धड़कने लगीं और सुनहरे धब्बे तेजी से बहने लगे, जो तारा डिस्क को छूते हुए उसकी भुजा में इकट्ठा हो गए। सुनहरी रोशनी ने उसकी भुजा को सोने की तरह चमका दिया, जिससे तारा डिस्क कांप उठी। क्रैक, एक बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज जैसे कि गड़गड़ाहट गू कबीले के सदस्यों के कानों में गूंजी, जो चौंककर तारा डिस्क को देख रहे थे। वंश की शक्ति इतनी अधिक थी कि डिस्क भी उसे रोक नहीं सकती थी। 9वें तारे के बाद दरारों के भीतर अंधेरे से एक छोटी सुनहरी रोशनी उभरी, जो अंगूठे के आकार की हो गई। एल्डर गुलान का शांत व्यवहार डगमगा गया जब उसने 10वां तारा देखा। 10 तारे, एक दिव्य श्रेणी की वंशावली। अध्याय 496, 7 रंगों वाला कबीला चिन्ह। जैसे ही 10वां तारा दिखाई दिया, तारा चक्र चूर्ण में बिखरने से पहले हिंसक रूप से कांप उठा। जुनर के जैद हाथ से एक शानदार सुनहरा प्रकाश फूटा, जो आकाश में चमकने वाले सुनहरे प्रकाश स्तंभ में बदल गया। इस स्तंभ से एक भयानक दबाव निकला, जिससे उपस्थित अधिकांश लोगों को लगा कि उनकी डूक्यूई का संचार पूरी तरह से बंद हो गया है। यहाँ तक कि उनकी आत्माओं में भी श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी, जिस तरह का एक निम्न प्राणी उच्चतर प्राणी के लिए महसूस करता है। दिव्य श्रेणी का वंश। गू कबीले के सभी लोग स्वर्ण स्तंभ को देखकर चौंक गए, अपने उद्गारों को रोक नहीं पाए। जुनर के समान वंश को साझा करते हुए उन्होंने स्तंभ के दबाव से और भी अधिक दबाव महसूस किया। कई गू कबीले के सदस्य भयानक दबाव का सामना नहीं कर सके और धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर गए। हालांकि उनके चेहरे असंतोष के बजाय उत्साही प्रशंसा से भरे हुए थे। गू कबीले के बुजुर्ग, जिनके पास पर्याप्त ताकत थी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि सुनहरे खंभे की ओर झुके, सुनहरे प्रकाश में नहाए हुए व्यक्ति को सीधे देखने में असमर्थ थे। लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल और किंगलिन ने आश्चर्यचकित नज़रों का आदान प्रदान किया। सुनहरे खंभे से दबाव ने उन्हें भी प्रभावित किया, हालांकि इसने उनके डूक्यूई को प्रसारित होने से नहीं रोका। तो ये दिव्य डू सम्राट वंश है। इसके भीतर का दबाव वास्तव में भयानक है। किंगलिन ने बड़बड़ाया, उसकी खूबसूरत आंखें सुनहरे प्रकाश को दर्शाती हैं। दबाव गौण है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू दिव्य वंश द्वारा दर्शाई गई क्षमता है। ये डू शेंग के शिखर तक बढ़ने की भयानक क्षमता है। लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल ने ईर्ष्या के संकेत के साथ सुनहरे प्रकाश के भीतर आकृति को देखा। सभी महिलाओं में जुन एर भविष्य में जियाओजी के समान स्तर तक पहुंचने की क्षमता वाली एकमात्र महिला हो सकती है। लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल अपनी खुद की क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ थी। सेमी सेंट स्तर पर पहुंचना जियाओजी का अनुसरण करने और कई अवसर प्राप्त करने के कारण था। हालांकि साधना में जितना आगे बढ़ता है, उतना ही प्रतिभा, अवसरों और क्षमता पर निर्भर होता जाता है। इन पहलुओं में कोई भी कमी व्यक्ति को स्थिर रहने का कारण बन सकती है। जुनर की दिव्य वंशावली ने वादा किया था कि पर्याप्त समय दिए जाने पर वह अनिवार्य रूप से डू शेंग के शिखर पर पहुंच जाएगी। उसकी दिव्य वंशावली की तुलना में शांत विश्व शरीर भी कुछ हद तक महत्वहीन लग रहा था। जैसे ही सभी के विचार दौड़ पड़े, प्रकाश का सुनहरा स्तंभ अंततः थोड़ी देर बाद गायब होने लगा। जुनर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि स्टार डिस्क पाउडर में बदल गई थी। उसने आसपास के सन्नाटे की उम्मीद की थी। हाँ, ये वास्तव में एक दिव्य वंशावली है। हमारा गू कबीला कई और वर्षों तक फल फूल सकता है, एल्डर गुलान ने उत्साह से कहा। गू कबीले के एक डूशेंग के रूप में वह एक शिखर डूशेंग होने के महत्व को समझता था। संतुलन के लिए समान रूप से मजबूत डूशेंग के बिना गू कबीला किसी भी अन्य प्राचीन कबीले का सफाया कर सकता था। एल्डर गुलान ने अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए गहरी सांस ली और जुनर की ओर सिर हिलाया। गंभीर भाव के साथ उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा को धीरे से पकड़ लिया। जैसे ही उसके हाथ बंद हुए, उसकी मुट्ठी में 7 रंगों वाला ड्रैगन ब्रश दिखाई दिया। इस ब्रश की उपस्थिति ने सभी गो कबीले के सदस्यों को श्रद्धा दिखाने के लिए प्रेरित किया। 7 रंगों वाले ब्रश को देखते हुए मंग तियानची ने धीरे से आह भरी, जैसे कि वह खुद से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही जियाओजी और दूसरों को समझा रहा हो। 7 रंगों वाला स्वर्गीय सम्राट ब्रश, ये कुछ ऐसा है जिसका गो कबीले ने लगभग 1000 सालों में इस्तेमाल नहीं किया है। आज इसे आखिरकार सामने लाया गया है। 7 रंगों वाले स्वर्गीय सम्राट ब्रश को श्रद्धापूर्वक पकड़े हुए एल्डर गुलान का दिल भावनाओं से भर गया। लगभग 1000 साल बाद ब्रश का इस्तेमाल आखिरकार किया जा रहा था। जुनर, एल्डर गुलान ने जुनर की ओर देखा, जिसने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जुनर को तैयार देखकर एल्डर गुलान ने गहरी सांस ली, एक विशाल आभा जारी की और 7 रंगों वाले स्वर्गीय सम्राट ब्रश को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने जुनर के चिकने माथे पर जटिल पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक स्ट्रोक एक शानदार 7 रंग की रोशनी से चमक रहा था। जैसे जैसे वह जारी रहा, एल्डर गुलान की अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती गई। क्या भयानक ब्रश है!
मेरा डूक्यू पानी की तरह बह रहा है। एल्डर गुलान ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि इतने लंबे समय तक कोई भी इसका उपयोग करने के योग्य क्यों नहीं था। डूक्यू की खपत बहुत अधिक थी, डूशेंग की ताकत के बिना कोई भी एक पल में सूख सकता है। ब्रश को सटीकता से नियंत्रित करते हुए एल्डर गुलान ने जुनर के माथे पर सही रेखाएं खींचीं। लंबे समय तक ड्राइंग करने के बाद उन्होंने आखिरकार आखिरी स्ट्रोक पूरा किया। अपनी दुर्जेय ताकत के बावजूद थका हुआ महसूस कर रहे थे। ये हो गया। एल्डर गुलान की बात सुनकर जुनर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके माथे से एक चमकदार 7 रंग की रोशनी फूट पड़ी। इस रोशनी में गू कबीले के कई शक्तिशाली सदस्यों ने आत्मा में गहरा दबाव महसूस किया, जोश में अपने घुटनों पर गिर गए। शून्य में छिपी शक्तिशाली निगाहें भी प्रसन्न दिखीं। 7 रंगों वाली रोशनी जल्दी से दूर हो गई और जुनर के माथे पर एक गहरे 7 रंगों वाले निशान में बदल गई। एक विचार के साथ जुनर ने निशान को गायब कर दिया, क्योंकि इसे उसके मालिक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। उसने एल्डर गुलैन को प्रणाम किया और अपनी सीट पर वापस आ गई। गू कबीले का वयस्क होने का समारोह जारी रहा, लेकिन शेष घटनाओं ने कम ध्यान आकर्षित किया। कई छिपी हुई निगाहें जुनर की खूबसूरत आकृति पर टिकी रहीं, जो थोड़ा सा जियाओजी की ओर झुकी हुई थी, चुपचाप समारोह के विवरण को समझा रही थी। ये नज़ारा कई लोगों को ईर्ष्या से भर देता था। इस बीच प्लाजा के दूसरे हिस्से में कई लबादे वाली आकृतियां चुपचाप चली गईं, एकांत क्षेत्र में चली गईं। 1000 साल बाद गो कबीले के पास एक और दिव्य वंशधारक है। क्या कबीले के पास कोई निर्देश हैं? कबीला चाहता है कि हम उसे चुपके से खत्म कर दें। सोलक्लिफ एक पल के लिए चुप हो गया और फिर जवाब दिया, हम। उसे इस काम की कठिनाई का एहसास हुआ। दिव्य वंश के धारक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जो अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती देने में सक्षम थे। ऐसे व्यक्ति को खत्म करना लगभग असंभव काम था, खासकर जब जियोजी, जिसकी ताकत और भी अथाह थी, उसके साथ थी। हालांकि ऐसा लगता है कि कबीले के पास अन्य योजनाएं हैं। वे एक डूशेंग भेज सकते हैं। अध्याय 497 गू युआन। डूशेंग। सोलक्लिफ की भौहें तन गईं। यहाँ तक कि एक डूशेंग विशेषज्ञ भी सिर्फ 3 दिनों में प्राचीन क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकता। मैंने सुना है कि पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान में एक बुजुर्ग है। वे स्वर्गीय मकबरे के खुलने का फायदा उठाकर उस दिव्य रक्तरेखा धारक को गुप्त रूप से खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अगर वे बड़े हो गए तो ये हमारे सोल कबीले की योजनाओं को खतरे में डाल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गो कबीला अंधा है? एक डूशेंग विशेषज्ञ प्राचीन क्षेत्र में बिना किसी की नज़र में आए चुपके से घुस गया, फिर कई मजबूत व्यक्तियों की चौकस निगाहों के नीचे स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश किया। ये कैसे संभव है? हाँ, इसलिए हमें बाहर जाकर सहायता करने की ज़रूरत है। समूह ने कुछ समय के लिए प्राचीन क्षेत्र छोड़ने का फैसला करने से पहले अपनी योजनाओं पर चर्चा की। आयु प्राप्ति समारोह के बाद जियाओजी और अन्य लोग जुनर के मार्गदर्शन में शांत महल में लौट आए और रात बिना किसी घटना के गुजारी। भाई जियाओजी, किंग लिन, लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। मैं स्वर्गीय मकबरे में हमारे प्रवेश की पुष्टि करने जाऊंगी, जुनर ने सुबह की धूप की पहली किरणों के महल में नहाते समय कहा। स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के कई लाभ हैं। यह न केवल एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण मैदान है, बल्कि इसमें प्राचीन विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई कई ऊर्जा छापें भी हैं। स्वर्गीय मकबरे के रहस्यमय वातावरण में ये ऊर्जा छापें अपने पुराने रूप ले लेती हैं। यदि आप उन्हें हरा देते हैं तो आप अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए उनकी ऊर्जा छापों को अवशोषित कर सकते हैं। ये छापें उच्च श्रेणी की गोलियों के समान हैं और निरंतर अवशोषण के साथ भी प्रतिरोध या प्रभाव को कम नहीं करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गीय मकबरे में समय अलग अलग तरीके से बहता है। बाहर का एक दिन अंदर के 5 दिनों के बराबर होता है। जुनर के स्पष्टीकरण के बाद किंग लिन और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी कभी प्राचीन कबीले के सदस्यों की बातचीत में स्वर्गीय मकबरे के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि यह इतनी जादुई जगह है जिसमें समय में हेरफेर भी शामिल है। दुर्भाग्य से केवल 8 प्राचीन कुलों के वंश के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, जुनर ने अफसोस जताते हुए कहा। स्वर्गीय मकबरे के खुलने में अभी 2 दिन बाकी हैं। भाई जियाओजे, आपको किंग लिन और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल के लिए कुछ गोलियां तैयार करनी चाहिए। अगर हम स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं तो हम वहां 3 साल तक रह सकते हैं, जो बाहर 6 महीने के बराबर है। जियाओजे से बात करने के बाद जुनर तेजी से बड़ों के हॉल में चली गई। जियाओजे ने किंग लिन और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल की स्थितियों का आकलन किया। उनके स्तर पर साधारण उच्च श्रेणी की गोलियां कम प्रभावी थीं जब तक कि वे 9 रंग की गोली बिजली या असली 9 ग्रेड की गोलियां न हों। हालांकि जियाओजे के पास भी ऐसी कुछ गोलियां थीं, 9 ग्रेड की तो बात ही छोड़िए। लेकिन दूसरे उपाय भी थे। किंग लिन के पास अभी भी 9 नेदर अर्थ पाइथन कबीले के बुजुर्ग से अनुबंध करने की ऊर्जा थी, जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसे अगले 6 महीनों तक चलना चाहिए।
लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल के पास पहले से एकत्र किए गए विभिन्न जहर और जियोजी द्वारा बनाई गई जहर की गोलियां भी थीं। उनके पास 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि किंगलिन और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल तैयार हैं, जियोजी ने खिंचाव किया और गू कबीले के शीर्ष विशेषज्ञों से मिलने की उम्मीद में टहलने जाने का फैसला किया। वह अपने और एक शीर्ष डूशेंग के बीच ताकत के अंतर के बारे में उत्सुक था। मूल कहानी में जियो यान ने भटकते समय गुयुआन का सामना किया, जिसका अर्थ है कि गुयुआन ने उसे खोजा। जियोजी बिना किसी विशेष एजेंडे के इत्मीनान से भटकता रहा, ये जानते हुए कि उसकी सिद्ध स्वर्गीय अवस्था आत्मा की भावना भी एक छिपे हुए 9 सितारा डूशेंग का पता नहीं लगा सकती। धुंधली चोटियां शांत थीं, लगभग दूसरी दुनिया जैसी। जियोजी ने हरे भरे परिवेश की प्रशंसा की, जहां घनी प्राकृतिक ऊर्जा ने वनस्पतियों और जीवों को रहस्यमय गुणों से भर दिया था। पहाड़ के रास्ते पर चलते हुए वह शिखर की ओर चढ़ गया। अचानक उसने देखा कि रास्ते के अंत में एक आकृति खड़ी है, उसकी पीठ मुड़ी हुई है और उसके हाथ पीछे हैं। अपनी आत्मा की भावना का उपयोग करने के बावजूद जियाओजे आकृति की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका, फिर भी उसकी आंखों ने पुष्टि की कि आकृति वास्तविक थी, जिससे एक विरोधाभास पैदा हुआ। केवल गुयुआन, जुनर के पिता और एक शिखर 9 सितारा डूशेंग इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकते थे, खुद को सबसे उन्नत आत्मा इंद्रियों से भी छिपाते हुए। जियाओजे ने सम्मानपूर्वक दूर की आकृति की ओर झुकते हुए कहा, जूनियर जियाओजे सीनियर को बधाई देता है। वह आगे बढ़ा, तुरंत आकृति के पीछे दिखाई दिया। उसकी हरकत से आकृति को आश्चर्य हुआ, जो आश्चर्य के साथ बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? वरिष्ठ की ताकत मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते तो मैं विरोध नहीं कर सकता था। इसके अलावा अपनी क्षमताओं के साथ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें देखूं, तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, भले ही मैंने प्राचीन क्षेत्र को उल्टा कर दिया हो। चूंकि तुमने खुद को प्रकट कर दिया है, इसलिए तुम्हें मुझसे चर्चा करने के लिए कुछ तो चाहिए ही, जियाओजी ने उत्तर दिया। हाँ, दिलचस्प है। अपनी उम्र में 2 स्टार डूशेंग स्तर तक पहुंचना, तुम वाकई समझदार हो, आकृति ने मुड़कर जियाओजी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वह आदमी 40 के आसपास का लग रहा था, एक साधारण मध्यम आयु वर्ग का दिखने वाला, साधारण लिनन के कपड़े पहने हुए। उसकी कोमल मुस्कान से एक शांत आभा निकल रही थी, यहाँ तक कि जियाओजी को उसकी उन्नत आत्मा की स्थिति के बावजूद भी प्रभावित कर रही थी। मैं जुन एर का पिता गू युआन हूँ। उसके साथ तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम मिलें। जियाओ कबीले के डू सम्राट वंश के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद यह उल्लेखनीय है कि आप जैसा कोई व्यक्ति उभरा। आपके मुकाबले डू सम्राट वंश निरर्थक लगता है। गू युआन के शब्दों ने जियाओजे को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने आत्मविश्वास के बावजूद वह इस दुनिया में एक शिखर अस्तित्व गू युआन से मिलने के बारे में थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। गू युआन की उच्च प्रशंसा ने उसकी चिंता को कम कर दिया, उसे गर्व की भावना से भर दिया। ये बताया जाना कि उसके मुकाबले डू सम्राट वंश महत्वहीन था, एक बहुत बड़ी प्रशंसा थी। अध्याय 498 एक वार्तालाप। जियाओजे ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, चीफ गू युआन, आप मेरी चापलूसी करते हैं। हाँ, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी उपलब्धियों से पुरानी पीढ़ी को भी थोड़ी शर्म आती है, गू युआन ने धीरे से कहा। बेशक, मैं यहाँ सिर्फ आपकी प्रतिभा को स्वीकार करने के लिए नहीं आया हूँ। ये सुनकर जियाओजी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसे पता था कि गू युआन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने वाला था। चूंकि जुन एर का दिल आप पर आ गया है, इसलिए मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। इसके अलावा उसके पास 1000 सालों में एकमात्र दिव्य श्रेणी का वंश है, जो उसे कबीले में काफी प्रभाव देता है। अगर वह आपके साथ रहने पर जोर देती है, तो बड़े लोग उसका विरोध नहीं कर सकते। जियाओजी ने थोड़ा भौं उठाए, ये सोचते हुए, तो चूंकि वे जुन एर का विरोध नहीं कर सकते, तो वे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। गू युआन ने जियाओजी के चेहरे पर आए बदलाव को देखा और आगे कहा, तुम सही हो। तुम्हारे प्रभाव से गो कबीले पर असर पड़ने से पहले ही बड़े लोगों ने विभिन्न संकेतों से तुम्हारे रिश्ते का अनुमान लगा लिया था। हालांकि उनका मानना था कि स्थिति पत्थर की लकीर नहीं थी और उन्हें लगा कि वे इसे बदल सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको परेशान नहीं किया। जियाओजी ने गू युआन के शब्दों में गहरे अर्थ को तुरंत समझ लिया। मेरा प्रभाव। सेंट हॉट ग्लेज्ड पिल, गू युआन ने संकेत दिया। सगाई के उपहार के रूप में 9 ग्रेड खजाने की गोली देना एक भव्य इशारा था, यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के मानकों के अनुसार भी 9 ग्रेड की गोलियां बहुत दुर्लभ थीं। उस समय आपकी जानकारी बड़ों को पता थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं थी। जब जुन एर 9 ग्रेड के खजाने की गोली लेकर लौटा, तो इसने अधिकांश बुजुर्गों के विचारों को पूरी तरह से बदल दिया। जियाओजे ने एहसास में सिर हिलाया। 9 ग्रेड कीमियागर ग्रैंड मास्टर बेहद दुर्लभ थे। मूल कहानी में 10 से भी कम का उल्लेख किया गया था। अधिकांश मेडिसिन कबीले, सोल कबीले और पिलटॉवर में थे, जिसमें एकमात्र भटकने वाला कीमियागर ओल्ड मैन शेन नॉन था। किसी अन्य प्राचीन कबीले में 9 ग्रेड कीमियागर नहीं था।
उस समय जियाओजे ने अभी तक डूशेंग तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी प्रतिभा असाधारण थी। गु कबीले के संसाधनों के साथ जियाओजे को डूशेंग तक पहुंचने में मदद करना संभव था। इस प्रकार एक डूशेंगगढ़ और गु कबीले के लिए एक 9 ग्रेड कीमियागर हासिल करना, यह जुन एर की दिव्य ग्रेड रक्तरेखा को भी प्रभावित नहीं करेगा, जिससे ये कबीले के लिए एक जीत की स्थिति बन जाएगी। हालांकि जब जियाओजे व्यक्तिगत रूप से गु कबीले में आया तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह पहले ही डूशेंग तक पहुंच चुका था। गु युआन भी जियाओजे की प्रतिभा और ताकत से बहुत संतुष्ट था। अगर गु युआन के पास दामाद चुनने का कोई मानक था तो जियाओजे उससे कहीं आगे निकल गया। बेशक जब तुम आए तो कुछ जिद्दी बुजुर्गों ने तुम्हें परेशान किया, गु युआन ने कहा। यह कोई परेशानी नहीं है, जियाओजे ने हल्के से कहा। गु युआन कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर हंस पड़ा। लंबे समय से पद पर आसीन उन बुजुर्गों ने हस्तक्षेप नहीं किया था, केवल कुछ साधारण गु कबीले के बुजुर्गों ने ही काम किया था। जियाओजे के लिए ये वास्तव में कोई परेशानी नहीं थी, मुश्किल से एक परीक्षा थी जिसे आसानी से संभाला जा सकता था। कुल प्रमुख के रूप में मेरे पद के अलावा जुनर के पिता के रूप में अगर वह तुम्हें स्वीकार करती है तो मैं भी स्वीकार करूंगा। मैं तुमसे काफी संतुष्ट हूं। तुम्हारी प्रतिभा डू सम्राट के वंश को अप्रासंगिक बनाती है। शायद भविष्य में तुम जियाओ जुवान के स्तर तक पहुंच जाओ और डू डी तक पहुंचने का प्रयास करो। गु युआन की स्वीकृति सुनकर जियाओजी खुशी से मुस्कुराया, न केवल गु युआन की स्थिति के कारण बल्कि इसलिए भी कि वह जुनर का पिता था। आपकी स्वीकृति के लिए धन्यवाद चीफ गु युआन। मैं जुनर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, जियाओजी ने वादा किया, लेकिन गु युआन ने अपना सिर हिला दिया। आप युवा लोग अपने मामलों को कैसे संभालते हैं इसमें मेरा दखल नहीं है। जब तक जुनर स्वीकार करती है तब तक सब ठीक है। गु युआन के शब्दों का गहरा अर्थ था, जिससे जियाओजी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। गु कबीले के खुफिया नेटवर्क को देखते हुए उनके लिए जियाओजी के आसपास की अन्य महिलाओं के बारे में न जानना असंभव था। लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल, किंगलिन, मेडुसा, जी यान। अपनी बेटी की चुनी हुई महिला के आसपास इतनी सारी उत्कृष्ट महिलाओं का होना गु युआन के लिए थोड़ा अजीब था। हालांकि वह जुनर की भावनाओं में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने केवल स्थिति का संकेत दिया। जुनर की स्वीकृति को कैसे प्रबंधित और सुनिश्चित किया जाए यह जियाओजे पर निर्भर था। जुनर जो भी निर्णय ले गु युआन उसका समर्थन करेगा। इसके अलावा मेरी एक और मांग है। गु युआन ने हरी चोटियों की ओर देखा जैसे कि उसे कुछ महसूस हो रहा हो। जियाओजे थोड़ा चौंक गया और जल्दी से बोला, चीफ गु युआन, बस मुझे अपना अनुरोध बताइए। जब तक मैं इसे पूरा कर सकता हूं मैं मना नहीं करूंगा। जुनर का वंश अभी स्थिर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह डूशेंग तक पहुंचने तक पवित्र रह सकती है। युवा लोग आवेगी हो सकते हैं। आवेग में आकर काम करना और उसकी क्षमता और भविष्य को बर्बाद करना बहुत बड़ा नुकसान होगा। जियाओजे ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से वादा किया, चीफ गु युआन, निश्चिंत रहें, मैं क्षणिक आनंद के लिए जुनर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। जियोजे का आश्वासन सुनकर गु युआन ने सिर हिलाया। दरअसल जुन एर पहले ही उन्नत अर्धसंत स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसका वंश स्थिर हो रहा था। एक बार जब वह डूशेंग तक पहुंच जाती तो उसका वंश पूरी तरह से स्थिर हो जाता। जुन एर के डूशेंग के इतने करीब होने के कारण गु युआन को विश्वास था कि जियोजे जल्दबाजी नहीं करेगा। जहां तक प्राचीन सम्राट के तुओ शेजैद की बात है जो जियो कबीले के पास है, उसे अभी के लिए अपने पास रखना चाहिए। गु युआन के इस अनौपचारिक कथन ने जियोजे को स्तब्ध कर दिया। मूल कहानी में गु युआन ने जियोयान से पूछा था कि क्या वह चाहता है कि गु कबीला जैद की सुरक्षा करे। हालांकि जब जियोयान ने मना कर दिया तो उसने ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। अब बिना पूछे ही गु युआन ने अपना निर्णय ले लिया था। यह मुख्य रूप से जियोजे की डूशेंग स्तर की ताकत द्वारा लाए गए परिवर्तन के कारण था। अगर जियोजे सिर्फ एक डूजुन होता तो गु युआन शायद पूछ लेता, लेकिन अब जियाओजी एक डूशेंग था जो डूक्यूई महाद्वीप का एक शीर्ष विशेषज्ञ था, जो सोल कबीले की रणनीति से निपटने में सक्षम था। गु कबीले की निगरानी के साथ सोल कबीला जियाओजी के खिलाफ उच्च सितारा डूशेंग नहीं भेज सकता था। नियमित डूशेंग जियाओजी के लिए एक मैच नहीं होगा जो किसी भी खतरे को संभाल सकता है या उससे बच सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए गु युआन ने बड़ों के सुझाव को अनदेखा कर दिया और जियाओजी को जैद रखने दिया। मैं समझता हूँ। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद चीफ गु युआन। जुन एर का अच्छे से ख्याल रखना। गु युआन ने ये शब्द कहे और तुरंत गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद एक सुंदर आकृति जल्दी से हरी चोटी पर दिखाई दी। अध्याय 499 कब्जा करने की तकनीक। जियाओजे। हवा की आवाज के साथ जुनर की आवाज गूंजी। जियाओजे ने पलटकर देखा कि जुनर भागकर आ रही है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थीं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भाई जियाओजे, मेरे पिता ने तुम्हें परेशान नहीं किया है न? जुनर ने घबराते हुए पूछा। नहीं,
कबीले के नेता गु युआन ने हमारे रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने केवल कुछ गु कबीले के बुजुर्गों की राय का उल्लेख किया, जियाओजे ने जवाब दिया। ये सुनकर जुनर ने राहत की सांस ली और धीरे से अपनी छाती थपथपाई। पिता हमारा विरोध नहीं करते, ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। जुनर के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। गु कबीले के नेता और डू क्यूई महाद्वीप के शीर्ष शक्तियों में से एक के रूप में गु युआन के शब्दों ने कबीले के भीतर बहुत अधिक वजन रखा। अगर वह उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करता तो जुनर पर दबाव अकल्पनीय होगा। लेकिन कबीले के नेता गु युआन ने मुझसे एक अनुरोध किया था। उत्सुकतावश जुनर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और जियाओजी को देखा। जियाओजी मुस्कुराया और उसके कान के पास झुक गया, धीरे से फुसफुसाया। कबीले के नेता गु युआन चाहते हैं कि जब तक तुम डू शेंग तक नहीं पहुंच जाती तब तक तुम पवित्र बनी रहो। ये सुनकर जुनर का नाजुक चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया और उसने जियाओजी को एक चंचल नज़र से देखा। पिताजी तुम्हें ऐसा कुछ क्यों बताएंगे? ठीक है, उन्हें चिंता है कि हम आवेगपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारा वंश अभी स्थिर नहीं है, जियाओजी ने कहा। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। जियाओजी ने जुनर का कोमल हाथ पकड़ लिया और हरे रंग की चोटी पर एक साथ शांतिपूर्ण समय का आनंद ले रहे थे। दूसरी जगह गु दायरे के बाहर हुनया और उसका समूह काली धुंध में लिपटी एक आकृति से मिल रहा था। नमस्कार एल्डर हुन डुआन, उन्होंने एक स्वर में कहा। हुन कबीले के युवा सदस्य जो गु दायरे में इतने रहस्यमय थे अब इस छायादार आकृति के सामने असाधारण रूप से सम्मानजनक दिखाई दिए। हे, किसने सोचा होगा कि गु कबीले का एक दिव्य श्रेणी का वंश स्वामी होगा। अगर वह बड़ी हो जाती है तो वह निश्चित रूप से हमारी योजनाओं को बाधित करेगी। काली धुंध के भीतर से एक कर्कश भूतिया हंसी आई। और जियो कबीले का वह वंशज, ये सोचना कि जिस कबीले के बारे में हम मानते थे कि उसका वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया है, उसने इतनी प्रतिभा पैदा की है, यह अस्वीकार्य है। आइए इस अवसर का उपयोग स्वर्ग के मकबरे में प्रवेश करने के लिए करें और सुनिश्चित करें कि वे बर्बाद प्रेमियों की जोड़ी के रूप में मरें। एल्डर हुन डुआन की आवाज़ ने निष्कर्ष निकाला। उसके शरीर के चारों ओर काली धुंध उमड़ी और फिर हुनया की ओर बढ़ी। जंग की एक ठंडी आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज उठी जिससे हुन कबीले के अन्य युवा सदस्य डर से कांप उठे, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हुनया के चेहरे पर भय दिखाई दिया, उसका मुंह खुला हुआ था लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। वह केवल देख सकता था कि काली धुंध उसके शरीर में कैसे समा रही है। उसने अपने शरीर और यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण खो दिया, जिससे उसका भय और बढ़ गया। काली धुंध हुनया के शरीर में पूरी तरह से विलीन हो गई और एल्डर हुन डुआन की आकृति गायब हो गई। कुछ क्षण बाद हुनया की आंखें खुलीं, जो अब एक अंधेरे भयानक आभा से भरी हुई थीं। हे, ये युवा शरीर काफ़ी अच्छा लग रहा है, हुनया ने कहा, लेकिन यह एल्डर हुन डुआन की आवाज़ थी। अन्य सदस्य हुन कबीले के लोग इस भयानक दृश्य को देखकर डर से कांप उठे। यहाँ तक कि उनके कबीले में भी इस स्तर का कब्जा दुर्लभ और भयानक था। आत्माओं को हेरफेर करने और गुलाम बनाने में उनकी विशेषज्ञता के बावजूद इस दृश्य ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, खासकर तब जब एल्डर हुन डुआन को अपने कबीले के सदस्यों का उपयोग करने में कोई हिचक नहीं थी। हुनली, तुम्हारे और हुनया के पास स्वर्ग के मकबरे में प्रवेश करने के लिए जगह है न? एल्डर हुन डुआन की आवाज़ ने पूछा। हुनली ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ एल्डर हुन डुआन। कई गु कबीले के ताकतवर लोगों को मारने के बाद हुनली आमतौर पर निडर था, लेकिन वह भी भयानक एल्डर हुन डुआन से बहुत डरता था, जिसने अभी अभी बिना किसी हिचकिचाहट के हुनया को अपने वश में कर लिया था। अच्छा, आमतौर पर गु कबीले के उच्च सितारे वाले डूशेंग स्वर्ग के मकबरे में प्रवेश नहीं करते हैं। इसे आमतौर पर साधारण बुजुर्गों द्वारा संभाला जाता है। इस कब्जे की तकनीक से हमें बिना किसी की नज़र में आए घुलने मिलने में मदद मिलेगी, एल्डर हुन डुआन ने सोच समझकर कहा। एक बार स्वर्गीय कब्र के अंदर जाने पर उसका काम आसान हो जाएगा। 2 दिन बाद जियाओजे और उसका समूह यूनिकॉर्न पर सवार होकर पवित्र पर्वत श्रृंखला की गहराई में वापस चला गया। स्वर्ग मकबरे का प्रवेश द्वार पवित्र पर्वत श्रृंखला की गहराई में है, जो गु कबीले के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। ये केवल तभी बाहरी लोगों के लिए खुला है जब स्वर्ग मकबरा सक्रिय हो, जुनर ने जियाओजे और अन्य लोगों को समझाया। स्वर्ग मकबरे में 3 स्तर हैं। पहले स्तर के ऊर्जा निकाय ज़्यादातर 3 सितारा डूजून से नीचे हैं, जो चेतना के बिना भटक रहे हैं। दूसरे स्तर के ऊर्जा निकाय 3 सितारा से लेकर 8 सितारा डूजून तक हैं, जिससे उन्हें संभालना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तीसरे स्तर के ऊर्जा निकाय डूजून के शिखर स्तर पर हैं, और कुछ तो जीवन में डूशेंग स्तर पर भी थे। इनसे निपटना बहुत मुश्किल है, इनमें बुद्धिमत्ता और अपने युद्ध कौशल और अनुभवों की यादें होती हैं। भाई जियाओ कबीले के पूर्वज जियाओ जुवान की कब्र तीसरे स्तर की गहराई में है। ये शक्तिशाली ऊर्जा निकायों से भरी हुई है, और यहाँ तक कि हमारे कबीले के सदस्य भी शायद ही कभी इसमें गहराई तक जाते हैं। जुन एर के विस्तृत परिचय के बाद जियाओजे ने आगामी स्वर्ग कब्र यात्रा के लिए उत्सुकता से सिर हिलाया।
स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर अपनी आत्मा के साथ उसने सोचा कि क्या ये सम्राट क्षेत्र की आत्मा के स्तर को छूने का अवसर होगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, गेंडा पवित्र पर्वत श्रृंखला की गहराई में उड़ गया और जियाओजे ने अन्य प्राचीन कबीले के सदस्यों की उपस्थिति को महसूस किया। लगभग 10 मिनट की उड़ान के बाद गेंडा एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में रुक गया। जियाओजे ने प्राचीन कुलों के कई शक्तिशाली लोगों को देखा, जिनमें मंग तियानची भी शामिल थे, जिन्होंने उसका अभिवादन किया। जियाओजे ने मुस्कुराते हुए अभिवादन का जवाब दिया, लेकिन जब जियाओजे की नज़र हुन कबीले के सदस्यों पर पड़ी तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हुन कबीले के कुछ लोग हवा में तैर रहे थे और उनकी आभा अभेद्य थी। उनसे निकलने वाली ठंडी, भयानक ऊर्जा ने दूसरों को उनसे दूर रहने पर मजबूर कर दिया। स्वर्गीय क्षेत्र की अपनी सर्वोच्च आत्मा धारणा का उपयोग करते हुए जियाओजे को हुन्या की आभा अजीब लगी। हालांकि आत्मा के उतार चढ़ाव अभी भी हुन्या की तरह लग रहे थे, जियाओजे को संदेह था कि लबादे के नीचे का व्यक्ति बदल गया होगा। अध्याय 500 स्वर्ग का मकबरा। जुन एर हुन कबीले के हुन्या के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। जियाओजे ने गोल्डन लिटिल ट्री के माध्यम से जुन एर से बात की। जुन एर थोड़ा हैरान हुआ और उसने धीरे से हुन कबीले की दिशा की ओर देखा। वास्तव में वह कुछ दिनों पहले आने वाले वयस्क समारोह में जब मैंने उसे देखा था उससे अलग लग रहा है, जुन एर ने सोच समझकर कहा। ये सूक्ष्म परिवर्तन रात के आकाश में एक धुंधले तारे की तरह था। जियाओजे के संकेत के बिना वह इसे अपनी कल्पना मानकर खारिज कर सकती थी। क्या हुन कबीले के लोग स्वर्ग मकबरे के अंदर कुछ योजना बना रहे होंगे? शायद हुन्या को अपने उच्च अधिकारियों से कोई तकनीक दे रहे होंगे। ये संभव है, लेकिन चूंकि यह स्वर्ग मकबरे के अंदर है, अगर वे कोई चरम उपाय अपनाते हैं तो हमारे कबीले के बुजुर्ग सिर्फ खड़े होकर नहीं देखेंगे। भले ही हुन्या के अजीब व्यवहार पर नजर रखने लायक है। दोनों ने गोल्डन लिटिल ट्री के जरिए संवाद किया। दोनों हुन्या से ज्यादा सतर्क हो गए। जियाओजे और उसके समूह के आगमन ने भी वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। खास तौर पर गू कबीले के सदस्य आने वाले युग समारोह के दौरान उसके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद जियाओजे में बहुत रुचि रखते थे। जुन एर के अलावा वह सबसे यादगार व्यक्ति था जिसने गू कबीले की शीर्ष युवा प्रतिभाओं में से एक बुयाओ को आसानी से हरा दिया था। स्वर्ग मकबरे में प्रवेश करने वाले गू कबीले की युवा पीढ़ी का नेतृत्व गू किंग्यांग ने किया था। जियाओजे की नज़र देखकर गू किंग्यांग ने उस पर गर्मजोशी से मुस्कुराया और जियाओजे ने भी दोस्ताना व्यवहार का जवाब दिया। अन्य प्राचीन कबीले के सदस्यों ने उदासीनता, जिज्ञासा और हल्की सद्भावना के मिश्रण के साथ जियाओजी को देखा। जैसे ही भीड़ अपने विचारों पर विचार कर रही थी, अचानक जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। शून्य से एक प्राचीन और आदिम आभा उभरी। इस जबरदस्त उपस्थिति के तहत हर किसी ने अपनी आत्माओं में एक गहरी श्रद्धा महसूस की। स्वर्ग का मकबरा खुल रहा है, जुनर ने जियाओजी से कहा जैसे ही आकाश में अंधेरा छा गया। धमाका। जैसे ही जुनर ने बोलना समाप्त किया, एक बहरा करने वाली आवाज़ पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। हजारों फीट तक फैली एक विशाल स्थानिक दरार धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल गई। दरार के केंद्र में एक चांदी की चमक दिखाई दी, जो अंततः 100 फीट लंबा पोर्टल बन गया, जो एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। प्राचीन आदिम आभा इसी पोर्टल से उत्पन्न हुई। स्वर्ग समाधि द्वार। आकाश में राजसी ढंग से खड़े विशाल द्वार को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही स्वर्ग समाधि द्वार दिखाई दिया, एल्दगुलान हवा में प्रकट हुए। उनकी वृद्ध आवाज चारों ओर गूंज रही थी। सभी, अब तक आपको स्वर्ग समाधि में प्रवेश करने के नियम पता चल जाने चाहिए। प्रत्येक कबीले के पास 2 स्लॉट हैं। भीड़ ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। स्वर्ग समाधि के नियम प्राचीन कबीलों द्वारा बहुत पहले स्थापित किए गए थे और तब से अपरिवर्तित रहे हैं। बेशक स्वर्ग समाधि के संरक्षक के रूप में गो कबीले को अधिक लाभ मिला और उसके पास 4 स्लॉट थे। भाई जियोजे, चलो एक साथ प्रवेश करते हैं। अगर हम अलग अलग प्रवेश करते हैं तो हमें बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया जाएगा, जुन एर ने जियाओजी का हाथ पकड़ते हुए और मीठी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, जियाओजी ने सहमति जताई, ये जानते हुए कि जुन एर स्वर्ग मकबरे की बारीकियों से उससे ज्यादा परिचित थी। जैसे ही आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंजने लगीं, पोर्टल धीरे धीरे खुल गया, जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। जब वह बोल रहा था तो एल्दगुलान के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अगर आपके कबीले ने आपके स्लॉट तय कर लिए हैं तो आप अभी प्रवेश कर सकते हैं। आप 3 साल तक स्वर्ग मकबरे के अंदर रह सकते हैं। 3 साल बाद कब्र अपने आप ही सभी को बाहर निकाल देगी। इसके साथ ही कुछ आकृतियां स्वर्ग कब्र द्वार की ओर बढ़ीं, जिनका नेतृत्व गो किंग्यांग कर रहा था। भीड़ ने 4 गो कबीले के सदस्यों को पोर्टल में गायब होते देखा और जल्द ही उनका अनुसरण करते हुए गेट की ओर भागी। बुजुर्ग गूलैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उसने हुन कबीले के सदस्यों को प्रवेश करते देखा तो उसे लगा कि हुन्या के साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि ये जानते हुए कि कब्र के अंदर गो कबीले के सदस्य किसी आपात स्थिति में मदद के लिए पुकार सकते हैं, उसने आराम किया।
यदि हुन कबीले ने कुछ भी चरम प्रयास किया तो गो कबीले के डूशेंग बुजुर्ग बेकार नहीं बैठेंगे। जियाओ जे ने फिर लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल और किंग लिन को देखा। आप दोनों को इस समय के दौरान साधना करने के लिए गो दायरे में रहना चाहिए। यदि आपको किसी भी मदद की आवश्यकता है तो आप एल्डर गो लैन से संपर्क कर सकते हैं। चिंता मत करो, हम भले ही तुम्हारे जितने मजबूत न हो लेकिन हम कमज़ोर भी नहीं हैं। स्वर्ग मकबरे की खोज करते समय सावधान रहना, जियोजे, लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल और किंग लिन ने कहा। अलविदा कहने के बाद जियोजे ने जुनर का हाथ थामा और स्वर्ग मकबरे के द्वार की ओर उड़ गया। जैसे ही आखिरी आकृति द्वार की रोशनी में गायब हुई, वह कांपने लगी और धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। धुंधली खामोश भूमि में कभी कभी आग की चमक से रोशन एक भयानक सन्नाटा मौत के कफन की तरह परिदृश्य को ढंक रहा था। अचानक एक हल्की चीरने वाली आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया, जिससे एक स्थानिक मार्ग बन गया जिसमें से दो आकृतियां हाथ में हाथ डाले निकलीं। लगभग तुरंत जियोजे की शक्तिशाली आत्मा की भावना ने 100 मील के भीतर के क्षेत्र को स्कैन किया। स्वर्ग मकबरा विशाल था और भले ही उसने एक विस्तृत क्षेत्र को महसूस किया लेकिन उसे अन्य प्राचीन कुलों का कोई निशान नहीं मिला। आसपास कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं हैं, बस कुछ लक्ष्यहीन ऊर्जा निकाय हैं। जियोजे ने जुनर को समझाया, फिर अपना हाथ खोला। सघन परिवेशीय ऊर्जा को एकत्रित करना। यहाँ की ऊर्जा गो क्षेत्र की तुलना में और भी समृद्ध है। जियोजे ने घने कोहरे के एक कण को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। इस कोहरे में अत्यंत शुद्ध सघन ऊर्जा थी जो बिना किसी शोधन के सीधे अवशोषण के लिए तैयार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन कुलों ने अपने युवा सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए इस स्थान का उपयोग किया। यह एक दुर्लभ साधना स्वर्ग है। यहाँ केवल 3 वर्षों तक प्रशिक्षण लेने से भी महत्वपूर्ण सुधार होंगे। बाहरी दुनिया में इस तरह के प्रशिक्षण संसाधन अनसुने थे जो प्राचीन कुलों के अन्य साधकों की तुलना में लाभों को उजागर करते थे। भाई जियोजे, क्या हमें सीधे तीसरे स्तर पर जाना चाहिए? बेशक, हमारी वर्तमान ताकत को देखते हुए पहले 2 स्तरों से ऊर्जा नाभिक हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। जैसे ही उसने बात की, जियोजे ने लापरवाही से आगे की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे कई चमकते हुए ऊर्जा नाभिकों को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए कई चटकने की आवाज़ें निकलीं। हल्के से निचोड़ने से उसने सघन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे नाभिक चूर्ण में बदल गए। पहले स्तर पर ऊर्जा नाभिक हमें बहुत कम लाभ प्रदान करते हैं। चलो चलें।